गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर राजस्थान की वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि फ़िलहाल आपके एक रीट मीन्स का फर्स्ट ग्रेड और एक कॉमन टेस्ट, जिसको CET बोल रहे हैं हम, वो कॉमन टेस्ट, और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं आपके। और इन एग्ज़ामों में राजस्थान का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है जो हमें पढ़ना है, जो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें जो सफलता दिलाता है वो राजस्थान वाला ही पार्ट होगा इन एग्ज़ामों में। क्योंकि राजस्थान के माध्यम से ही क्या होता है कि हम और लोगों को पछाड़ पाते हैं जो बाहर के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि कॉमन जो और चीज़ें आती हैं जैसे और GK GS वाला पार्ट हमारा है वो बाहर वाले स्टूडेंट भी कर लेते हैं, लेकिन राजस्थान का पार्ट एक ऐसा है जो हम ही कर पाते हैं, जो यहाँ के लोग स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ते हैं। तो राजस्थान का यानी हमें जब सरकारी नौकरी लेनी है तो सरकारी नौकरी में राजस्थान की बहुत वैल्यू है। यानी राजस्थान का जितना भी हमारा सिलेबस है उसकी हमारे जो सिलेबस है उसका हमारी नौकरी के लिए बहुत वैल्यू है, तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली जो हमारे कॉमन टेस्ट लागू किया है उस कॉमन टेस्ट में भी राजस्थान का बहुत बड़ा पार्ट है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसके बिना तो हम कोई फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा वो क्लियर नहीं होगा। तो पढ़ना सभी स्टूडेंट्स को पड़ेगा। अब तो ऐसा है कि आप चाहे कांस्टेबल दो चाहे कोई भी एग्जाम दो, उससे पहले में कॉमन टेस्ट पास करना होगा राजस्थान लेवल के। तो ये कॉमन टेस्ट के लिए भी जो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर चीज़ को छोटे रूप में लाते हैं और छोटे रूप में ला के आपके सामने पेश करते हैं। और मैं आपको फर्स्ट से ही बोलती आ रही हूँ तो कि चाहे आप पढ़ें ना पढ़ें, आप कितना पढ़ते हैं क्या करते हैं, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाली उससे आज तक अभी हमारा रीट का एग्ज़ाम हो चाहे हमारा वीडियो का एग्ज़ाम हो प्री मेंस का, जब आप वीडियो देखोगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे उससे, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन इनमें से आए हुए हैं। राजस्थान का पार्ट देखें चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देखें। और इसी तरह से स्टूडेंट अब जल्द ही जो है आपको राजस्थान की भी पूरी सीरीज आएगी और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन की भी पूरी सीरीज आएगी। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस का भी सोच रहे हैं, तो ये सीरीज़ भी आएंगी, लेकिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको आपको फॉरवर्ड भी करना है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की मृदा, यानी राजस्थान की मिट्टी या मृदा। तो मिट्टी और मृदा किसे कहते हैं वो एक लाइन का हमारी चीज़ आती है। उसके अलावा तो जो हमारे आते हैं कि मिट्टियों के प्रकार कौन से होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि मिट्टियों के प्रकार कौन से हैं, कौन सी मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है, और किस मिट्टी में कौन सी फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो हमें जो मेन देखना है जिले का एक कनेक्ट करना है कि कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। उसके साथ हमें ये भी देखना है कि ये मिट्टी इस जिले में पाई जाती है, कौन सी फसल इस एरिया में सर्वाधिक होती है। आपके सामने मैंने मैप भी बना दिया है, मैप से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एरिया देके आपसे इंगित करवा सकता है। तो हम जब कोई टॉपिक पढ़ने लग जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसे कंप्लीट पढ़ना है, चाहे उसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे हमें हर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। तो इसी तरह से आज मैंने एक मृदा जो हमारा एक टॉपिक है मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं अपनी आम भाषा में मिट्टी, उसको यदि हम भूगोल या ज्योग्राफी की भाषा में बोलते हैं उसको मृदा बोल देते हैं हम। और मृदा क्या होती है? मृदा होती है कि जो हमारी ये भूमि है, इस भूमि का जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यानी भूमि की जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। और ये मृदा कैसी होती है? ये मृदा जो है ज़्यादातर तो उपजाऊ होती है, लेकिन कई जगह क्या होती है? अनुपजाऊ भी होती है। इसलिए यानी भूमि की ऊपरी जो परत है, हमारी भूमि की सतही जो परत है, इसको क्या कहा जाता है? मृदा कहा जाता है। इस मृदा का निर्माण जो है वो एक लंबी प्रक्रिया के तहत होता है। ऐसे नहीं कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल में कर लिया, नहीं, हजारों साल लग जाती है एक मृदा के ऊपरी परत को निर्मित होने में। आपने कई बार देखा भी होगा आसपास के एरिया में, जब हम देखते हैं कि कई बार खुदाई कर दी जाती है, जैसे आजकल ईंट के भट्टे वगैरह देखते हो आप, आसपास के सारे खेतों को खोद देते हैं, उसके बाद जब उसमें फसल उगाई जाती है तो फसल उगती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऊपरी परत थी, जो मृदा थी मेन, वो हट चुकी है। तो मृदा का मतलब होता है कि हमारी भूमि की ऊपरी सतह है, और उस सतह में क्या होता है? उस सतह में होता है कि वो उपजाऊ होती है। उपजाऊ के साथ क्या होता है उसमें? कि उसमें जैविक पदार्थ भी होती हैं, उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें लोहा भी होता है। यानी कि जो हमारी फसल के लिए उपयोगी चीज़ें होती हैं वो सारी उस ऊपरी परत में होती हैं। तो यानी मृदा जो है हमारी पृथ्वी, जो हमारी भूभाग, हमारा जो भूमि है उसकी ऊपरी सतह है, और जो ऊपरी सतह जो हमारी है उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि उपजाऊ तत्व कुछ जगह होती है, जैसे हम बोलते हैं चंबल के बिहार क्षेत्र, जहाँ पे क्या नदियाँ जो है ऊपरी सतह को बहा कर ले जाती है तो वो उपजाऊ नहीं होती है। तो बिहार क्षेत्र है तो वहाँ पे उपजाऊ नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से यानी कि हमारी जो भूमि होती है वो उपजाऊ क्षेत्र, जो ऊपरी परत होती है उपजाऊ होती है, जिसमें कैल्शियम, कार्बन, फास्फोरस, लोहा,
और जैविक तत्व, ये सारे पाए जाते हैं जो भूमि को, जो हमारी जो फसल है उस फसल को क्या करती है, उस फसल को की वृद्धि में सहायक होती है। अब स्टूडेंट्स, यानी मृदा हमारी हो चुकी कि भूमि की जो ऊपरी सतह है उसको हम मृदा कह देते हैं, जो उपजाऊ भी अनउपजाऊ दोनों प्रकार से हो सकती है, जिसे ऊसर और उर्वर दोनों ही प्रकार से हम कह सकते हैं। एक ऊसर भूमि होती है, एक उर्वर जिसमें हम पैदा होती है, जिसमें एक अनुर्वरक भी उसको हम बोल देते हैं। तो कई वर्ड जो हैं ये आपके सामने आते हैं, लेकिन मेनली जो हम बोले कि उपजाऊ और एक अनुपजाऊ भूमि। अब बात आती है कि राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, यहीं से क्वेश्चन पूछता है आपसे, ये नहीं पूछेगा मृदा, ये पूछ सकता है मृदा में कि मृदा जो है उसका निर्माण होता है, कथन कारण में आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस आपसे यहाँ तक क्वेश्चन पूछने में। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो अब हम पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। पहला तो यही होगा कि मृदा के प्रकार, कि मृदा के कौन कौन से प्रकार, राजस्थान में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और सर्वाधिक मिट्टी कौन सी। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं काफ़ी कि राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है और कौन सी साइड में कौन सी मिट्टी है। लाल मिट्टी नाम लेते हैं, आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि दक्षिण में है। आपको यदि मैं बोलूँ कि मरुस्थलीय और बलुई मिट्टी है, तो मरुस्थल हमारे कहाँ है, पश्चिमी एरिया में है, तो हमें उसमें कोई दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं, हमें एक कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि जो मरुस्थल है हमारे पश्चिमी एरिया में है। तो मैंने मैप एक बना लिया है छोटा सा, आपको एक इंगित करने के लिए। इस बात को हम जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं वो देखें बिल्कुल ही, क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूर्व भाग बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। 4 पार्ट हमारे हो गए, यानी कि इस एरिया में जो मिट्टी होगी उसको पूर्वी भाग बोलेंगे, इस एरिया में जो मिट्टी होगी उसको पश्चिमी भाग वाली मिट्टी बोलेंगे, इसको उत्तरी भाग वाली और दक्षिणी भाग वाली। कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में लाल मिट्टी पाई जाती है, आपसे बोलेंगे पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में। तो आपको ध्यान रखना है ना कि दक्षिण में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमारी मिट्टियों के प्रकार की बात करते हैं हम, तो पहली हमारी मिट्टी आएगी प्रकार की यदि हम बात करते हैं तो मरुस्थलीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, यानी उनको किस किस नाम से हम जान सकते हैं। आप कहोगे कि मैम आपने तो एक ही बताया था, इसमें तो दूसरा नाम आ गया। एक चीज़ के बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन आपको कनेक्ट थोड़ा करना आना चाहिए। बालू मिट्टी मरुस्थल में पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। तो मरुस्थलीय मिट्टी, बालू या बलुई मिट्टी और रेतीली मिट्टी, तीनों एक ही चीज़ होगी, चाहे रेतीली आ जाए आपके सामने, चाहे बलुई आ जाए, चाहे मरुस्थली आ जाए, ये सब क्या होती है, एक ही मिट्टी होती है। मरुस्थल में जो पाई जाती है वो मरुस्थलीय मिट्टी, उसी बालू की मात्रा अधिक होती है तो बलुई मिट्टी कह दिया जाता है। रेत होता है, रेत चारों तरफ रेत के टीले होते हैं तो उनको रेतीली मिट्टी भी कह दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि ये हमारे कौन से एरिया में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है ये, तो मरुस्थल एरिया में पाई जाएगी। तो कन्फर्म हमारा हो चुका है कि मरुस्थल जहाँ पे हमारा है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थल कहाँ है, ये रहा। यदि आपने हमारी भूआकृतिक प्रदेश जब मैंने पढ़ाए थे उसको देखे होंगे वीडियो में या पढ़े होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र में बलुई, बालू, रेतीली या फिर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब शायद इस एरिया से इंकित होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा भूआकृतिक प्रदेश जब हमने पढ़े थे तो हमारा मरुस्थलीय जो एरिया था वो भी सर्वाधिक था राजस्थान में, 61% में मरुस्थल था। उसी तरह से जब हमारा सबसे ज़्यादा एरिया मरुस्थल में आ रहा है तो मरुस्थलीय मिट्टी भी तो उस एरिया में ही फैलेगी। इससे क्या स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक राजस्थान में मरुस्थलीय बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि क्या है कि हमारे जो हैं सबसे ज़्यादा हमारे बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी पाई जाती है राजस्थान में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है कि कहाँ कहाँ फैली हुई, कौन से ज़िले में फैली हुई है, ये तो हमें पता चल गया पश्चिमी एरिया में है। तो पश्चिमी एशिया का हमें मैप भी थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ज़िले भी पूछ लिया जाए। मान लो अब आपको ये दे दे, जैसलमेर दे दिया, बीकानेर दे दिया, बाड़मेर दे दिया, नागौर दे दिया, चूरू दे दिया, झुंझुनू दे दिया, ये एरिया दे दिया। उसके बाद आपको एक से इसके साथ उदयपुर भी दे दिया, तो आप उदयपुर को तो बिल्कुल अलग कर ही दोगे कि उदयपुर में तो ये है ही नहीं, उदयपुर तो नीचे था तो वहाँ तो मरुस्थल आएगा ही नहीं उदयपुर में, तो हमें मैप भी याद होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, झुंझुनू और चूरू। ठीक है, इन क्षेत्रों में बलुई मिट्टी के विशाल क्षेत्र हैं। विशाल क्षेत्र जो हैं जैसलमेर से स्टार्ट होता है, यहाँ से जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर और यहाँ पे बीच में जो आ जाता है वो आ जाता है बाड़मेर। ठीक है, बीकानेर ऊपर है, बाड़मेर नीचे है। उसके बाद आता है कि जो हमारी बालू मिट्टी होती है, इस बालू मिट्टी की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, यानी बालू मिट्टी में हमारा क्या क्या पाया जाता है। तो बालू मिट्टी जो होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी बालू जो मिट्टी होती है उसके कण मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और यदि कण बड़े होते हैं तो वो पानी को कम सोख पाती है।
ठीक है, पानी को कम सोख पाएगी वो। दो विशेषता होगी, बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी होने के कारण ये क्या होती है, पानी को कम सोख पाती है। और जो तीसरा है वो क्या है, यानी कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। इस तरह का वर्ड भी यदि आपके सामने जाए, मोटे कण होते हैं, मोटे कण में नमी धारण करने की क्षमता कम होती है। अब इसी जगह मैं आपको लिख दूं कि कण के महीन होते हैं, तो इसमें क्या बोलोगे कि नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जो मीहे कण होते हैं उनमें अधिक होती है, जो मोटे कण होते हैं उनमें क्षमता कैसी होती है, कम होती है। उसके अलावा जो है इसमें नाइट्रोजन और कार्बन कम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन की मात्रा क्या होती है, इसमें कम होती है। और अधिक मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम और फास्फेट। कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा इसमें क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यानी कि इसकी तीन विशेषताएं मैंने आपके सामने लिखी। मोटे कण होती हैं, नमी धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है। उसके नाइट्रोजन और कार्बन कम होता है। उसके अलावा कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। अगला जो था कि ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, आपसे पूछी जा सकता है कि कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है। तो आप देखते होंगे कि कभी सुना भी नहीं होगा कि जैसलमेर इस साइड में जो है सरसों, गेहूँ, इनकी मात्रा बहुत होती है, नहीं होती ना। वहाँ पर बाजरा सुनते हो, बाजरा होता है, मोट होता है। तो यानी कि ये खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त है। तो कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, ये खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त है ये। और खरीफ की फसल में कौन सा बाजरा, ज्वार, मोट और मूंग, ये मेनली जो है बाजरे के लिए मेन है, मोट है और मूंग है। इन तीनों के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट मिट्टी मानी जाती है। अगला जो है यानी रेतीली मिट्टी फिर कितने प्रकार की होती है, क्या रेत रेत होता है या उसमें भी कुछ अंतर होता है। रेतीली मिट्टी को भी हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग हमारा रेतीली बालू, जहाँ पर रेत ही रेत, बालू ही बालू है, जिसको हम बोल सकते हैं भूरे रंग की जो मिट्टी होती है रेतीली। उसके बाद जो होती है वो होती है लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है, जिनमें थोड़ा बहुत चिकनाहट आ जाता है। उसके बाद है पीली भूरी मिट्टी, ठीक। और उसके बाद है खारी मृदा। खारी मृदा यानी कि जो हमारे नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस एरिया में क्या है कि खारे पानी यानी लवण की मात्रा अधिक है। लवण की मात्रा अधिक है तो यहाँ से जो नदियाँ वगैरह बहकर आती हैं तो वो सारा उधर लेके आ जाती हैं। तो ये मिट्टी कैसी, लवण की मात्रा अधिक होने के कारण क्या है, यहाँ पर खारे पानी की मात्रा अधिक होती है। इसलिए खारी जो मिट्टी होती है ये भी हमारी जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसी की विशेषता है। तो 4 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। पहली है रेतीली बालू, दूसरी है लाल रेतीली, तीसरी है पीली भूरी और चौथी खारी मृदा। तो ये 4 प्रकार की मृदा हैं। यानी कि पहला हमारा जो पार्ट था यानी मरुस्थलीय मृदा, रेतीली और बलुई मृदा जो है उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। दूसरी हमारी मिट्टी का प्रकार है वो है लाल दोमट मिट्टी। अब लाल दोमट का मतलब होता है उपजाऊ। दोमट यदि हम बोलते हैं तो दोमट का मतलब ही कैसी मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है। और हमें दोमट तो याद रह जाती है, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरएस तक क्वेश्चन पूछा गया है, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। अब लाल तो हमारे याद रह जाता है, पर लोमी का नाम सुनते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लोमी कहाँ है। मैडम ने तो लोमी बताया ही नहीं था, हमने तो कहीं पढ़ा ही नहीं लोमी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, यानी लाल दोमट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, लाल लोमी मिट्टी। तो लोमी आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो लाल लोमी मिट्टी यानी हमारा पहला जो क्वेश्चन होगा वो तो यही होगा, लाल दोमट मिट्टी, दूसरा होगा लाल लोमी मिट्टी। और यदि लाल है तो इसका कारण क्या है, लाल है तो इसका कारण क्या है, लाल है तो इसका कारण है कि इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लोहे की मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। फिर हम यदि क्वेश्चन अगला करते हैं, यानी हमने ये सोच लिया कि लोमी मिट्टी है लाल और लाल उपजाऊ भी है, दोमट भी है, तो फिर ये पाई कहाँ जाती है राजस्थान में। तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, 4 जिलों में पाई जाती है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ठीक है। यानी कि ये लाल दोमट मिट्टी जो है राजस्थान के इन 4 जिलों में पाई जाती है, नीचे के पार्ट दक्षिण में अब पाई जाती है। तो इसमें क्या क्या होती है, यानी ये एक तो क्या होती है, इसमें विशेषता क्या क्या है इसमें कि एक तो इसका जो कण होता है वो बारीक होता है। चिकनी मिट्टी का तुम्हें पता है कि जो चिकनी मिट्टी होती है उसका कण बारीक होता है, वो चिपका रहता है एक दूसरे से। जैसे मैंने बालू का बताया तो बिखरी रहती है। बालू मिट्टी को यदि आप इस तरह से करोगे तो वो नहीं हो पाएगी, चाहे उसमें पानी डाल के भी आप करोगे तो वो नहीं रुक पाएगी, फैल जाएगी। लेकिन यदि चिकनी मिट्टी में यदि पानी डाल के आप ऐसे करोगे तो वो लड्डू बन जाएगा, खुलेगा नहीं। इसका मतलब होता है इसके कण पास पास में होते हैं। तो पहला तो कण इसके बारीक होते हैं, बारीक होने के कारण पास पास होती है, नमी धारण करने की क्षमता इसमें क्या होती है, अधिक
होती है। दूसरा होता है कि अधिक उपजाऊ होती है मिट्टी, ठीक है, क्योंकि वो काली मिट्टी तो हमें वो जो दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन तीनों की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा वहाँ भी कम थी, यहाँ भी कम है इसमें भी। तो नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा कम होती है और लोहा एवं पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। लोहा और पोटास दोनों हैं, दोनों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब फिर स्टूडेंट्स अगली जो हमारी बात आती है वो अगली बात आती है हमारी कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो फसलें जो हैं वो हैं मक्का, चावल और गन्ना, ठीक है। मक्का सर्वाधिक हमारे उदयपुर में पैदा होती है। जब हम फसलें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे तो मक्का हमारी सर्वाधिक उदयपुर में पैदा होती है, यानी लाल मिट्टी के कारण यहाँ मक्का सर्वाधिक उगाई जाती है। दूसरा है चावल, क्योंकि पानी यहाँ पे है, लाल दोमट मिट्टी है तो चावल के लिए भी उपयुक्त है ये। और तीसरा जो है गन्ना, तो गन्ना भी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ लाल दोमट मिट्टी होती है वहीं होता है, जो यूपी वगैरह में होता है गन्ना, हमारे राजस्थान बहुत कम होता है। तो इसका मतलब होता है कि लाल दोमट या लाल लोम मिट्टी में गन्ना, चावल और तीसरा जो हमारा है मक्का, ये तीनों चीज़ें ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती। इनके लिए क्या है, यानी इन फसलों के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। स्टूडेंट तीसरी जो हमारी मृदा है वो मृदा है काली मिट्टी, जिसको गहरी भूरी भी बोलते हैं, काली भी बोलते हैं, दोनों रूप हम बोल सकते हैं। गहरी भूरी का मतलब भी काली होगी ना, ज़्यादा गहरा भूरा होगा वो काला रूप हो जाता है थोड़ा उसका। उसके बाद है कि हमारी जो काली मिट्टी है राजस्थान के कौन से एरिया में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमें दक्षिण पूर्वी जो हमारा भाग है, जिसको हम पठारी भाग भी बोलते हैं। यदि आपने भूआकृतिक प्रदेश हमारे पढ़े होंगे तो उसमें जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में ये जो है ये मिट्टी पर दक्षिण पूर्वी भाग में हमारे में यानी यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। उसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो हमारा उसको हाड़ौती का पठार भी हम बोलते हैं। उसके बाद है कि ये कहाँ है, ये फिर कौन कौन से जिलों में है, तो हमारे 4 जिलों में ये हैं, ये भी 4 जिलों में ही हैं, ये थोड़े ज़्यादा में थी। तो 4 जिले कौन कौन से हैं, कोटा, बूंदी, बारा, 3 तो आपको याद होते ही हैं, और चौथा कौन सा जुड़ जाता है, झालावाड़, जो इनके साथ ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, यानी इन 4 जिलों में है। ये 4 जिलों में क्या है, इस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो ये मैंने आपको बोला कि चाहे वो लाल मिट्टी हो चाहे काली मिट्टी हो, ये दोनों लाल और काली मिट्टी कैसे होती है, चिकनी होती है बहुत। और चिकनी होने के कारण क्या होती है, इनके कण कैसे होते हैं, बारीक होते हैं, ठीक है। तो बारीक कण होते हैं और नमी धारण करने की क्षमता कितनी होती है इनकी, अधिक होती है। ये बहुत नमी को धारण करके, आपको मालूम है कि जब चिकनी मिट्टी में जब बरसात का पानी होता है वो भर जाता है तो बहुत दिन में सूखता है। यदि आपने महसूस किया होगा कि बरसात का पानी जब किसी जगह पर भर जाता है जहाँ चिकनी मिट्टी है बहुत दिन में सूखता है, इसका मतलब उसके कण क्या है, बारीक बारीक है, वो नीचे रिस नहीं पा रहा है और वहीं पे वो भरा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो नमी को जो वो है वो काफ़ी दिन तक रखते हैं। और यदि बालू, जहाँ पर बालू मिट्टी है, उस बालू मिट्टी में यदि पानी भर जाता है तो आप देखते हो कि आज बारिश हुई कल वो साफ, क्यों, क्योंकि उसके कणों में छेद रहता है, वो नीचे चला जाता है, वो ज़्यादा देर तक उसको सहन नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फेट और जैविक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन की मात्रा भी इसमें कम है, फास्फेट की भी कम है, और जो जैविक पदार्थ हमारे हैं उनकी मात्रा भी इसमें क्या है, कम होती है। और उसके अलावा जो कैल्शियम और पोटास जो है उसकी मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। तो आपको पोटास तो दोनों में ही है, चाहे वो लाल मिट्टी हो चाहे वो काली मिट्टी हो, पोटास दोनों में पाया जाता है। लाल होगी तो लोहा होगा और काली होगी तो कैल्शियम होगा। दोनों आप अंतर रखेंगे ध्यान कि काली कैल्शियम और लोहा लाल, लोहा लाल, काली कैल्शियम, और पोटास दोनों में ही कॉमन पाया जाता है। अब हम करते हैं इसके फसलों की बात कि कौन कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। तो स्टूडेंट एक फसल होती है हमारी व्यापारिक फसलें, यानी जिससे हमें आमदनी होती है, व्यापार के लिए उस फसल का प्रयोग किया जाता है, वो हमारी होती है पहली व्यापारिक फसल होती है, यानी व्यापारिक फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये जो मिट्टी है ये व्यापारिक फसलों के लिए ही होती है, यानी कपास, मूंगफली और दालें। सबसे बड़ी जो व्यापारिक फसल होती है कपास होती है, फिर मूंगफली होती है, फिर दालें होती है। तो इनके लिए क्या होती है, ये मिट्टी उपयुक्त होती है। उसके अलावा जो हमारी कुछ नकदी फसलें होती हैं उन नकदी फसलों के लिए भी उपयुक्त होती हैं। और ये काली मिट्टी तो है ही, लेकिन आपको पता है कि नदी घाटियाँ हैं, यानी चंबल नदी हमारी जो है, यानी राजस्थान की सबसे बड़ी चंबल नदी है, वो नदी इसी एरिया में बहती है। तो यहाँ पे क्या कछारीय मिट्टी का भी इसमें मिश्रण हो जाता है, यानी काली मिट्टी प्लस कछारी मिट्टी, तो दोनों का मिश्रण यदि आपको देखने को मिलेगा तो नदी घाटियों में मिलेगा, और नदी घाटी इस एरिया में पाई जाती है। चंबल है और चंबल की सहायक नदियाँ, तो नदियाँ हो गई यहाँ तो इसलिए नदी घाटियों में कौन कौन सी, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी, दोनों का ही क्या होता है यहाँ पे मिश्रण पाया जाता है।
तो स्टूडेंट्स अगले जो हमारी 4-5 मिट्टियों के प्रकार हैं वो अगले वीडियो में आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। और जो भी चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सीरियसली एक हर सीरीज़ यदि देखना स्टार्ट कर देंगे तो शायद से आप कहीं भी पढ़ी आएँ, चाहे आप जयपुर पढ़ें, जोधपुर पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, लेकिन आपको उससे बेटर मैटर और बेटर चीज़ें इसमें मिलेंगी। धन्यवाद।